नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स में। मध्य प्रदेश का ये करंट अफेयर्स है और हम 13 अक्टूबर यानी का करंट अफेयर्स यहाँ पर करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूं, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आपको सभी कोर्सेज में, चाहे वो पीएससी के हों, व्यापम के हों, प्री के हों, मेंस के हों, नोट्स और टेस्ट सीरीज हो, सभी में 50% का ऑफ चल रहा है। ये बचत का समय होता है। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीपीएससी या व्यापम के एग्जाम्स की, तो आप यहाँ से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज में काफ़ी बेनिफिट वाला ऑफर है ये। आपको जो कोर्सेज 14,000 का था मेंस का कोर्स, वो आपको यहाँ पे 7,000 का मिलता है। इसके बाद सभी कोर्सेज के प्राइस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ही किफ़ायती प्राइस में ये आपको उपलब्ध रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब इसके सभी के प्राइस बदल दिए जाएंगे। करंट अफेयर शुरू करने से पहले देख लेते हैं हम कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो श्री महाकाल लोक के प्रथम चरण को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? मृदा प्रोजेक्ट 1 कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। इसका जो नामकरण हुआ उस जगह का श्री महाकाल लोक हुआ है, लेकिन इसको यदि डॉक्यूमेंटेशन में बात किया जाए, सरकारी भाषा में जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए थे, पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट था, उसको मृदा प्रोजेक्ट कहा जाता था। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेगा बिजनेस जो कॉन्क्लेव हुआ है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका आयोजन किया गया है इंदौर में। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2018 में की गई थी। मुख्यमंत्री ने आज के कार्यक्रम में काफी सारे पुरस्कारों की और योजनाओं की इस पे घोषणा करी है। उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये भी वर्ष 2018 में की गई थी। ये दोनों कार्यक्रम आज आयोजित हुए थे, अखबारों में आया हुआ है, आपने उसको देखा होगा। राज्य में नागरिकों के जीवन को सरल और सुखद बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 3 से 4 टास्क फोर्स गठन किए गए हैं, और उसमें इसके जो अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी जो अध्यक्षता करेंगे मुख्य सचिव करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। 36वें राष्ट्रीय खेल जिनका आयोजन पूरा हो चुका है, इनकी पदक तालिका में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? 6वां स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला है, 7वां या 8वां स्थान मिला? कौन सा स्थान मिला है जो कि अभी संपन्न हुए हैं? उसमें मध्य प्रदेश 7th पोजीशन पे रहा है। डिटेल देख लेते हैं। ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि ये गुजरात के अहमदाबाद में और बाकी की जगहों पे भी इसका आयोजन चला था, लेकिन मेन अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वहाँ पे इसका आयोजन चल रहा था। मध्य प्रदेश ने पूरे खेल पे सारे पदकों को मिला करके टोटल 66 पदक जीते हैं, और वह 7वें स्थान पे रहा है। यदि पहले, दूसरे, तीसरे की बात करी जाए तो सेना जो थी वो पहले स्थान पे थी, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे था, हरियाणा तीसरे स्थान पे था। अब कुछ जो लास्ट के खेल रह गए थे उनमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस की, तो उनमें एक जय मीणा और आध्या तिवारी का नाम आप याद रखना कि ये टेनिस के जो मिक्स डबल इवेंट होता है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। और हमारे यहाँ की जो महिला हॉकी टीम है वो राष्ट्रीय खेलों में तीसरे स्थान पर रही है। लेकिन इसमें एक खिलाड़ी और है जिनका नाम थोड़ा सा उभर के आया। योगासन को जो सम्मिलित किया गया है उसमें सपना पाल योगासन की हमारे यहाँ से खिलाड़ी, इन्होंने अपने योगासन पे प्रेजेंट किया था और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इन खिलाड़ियों के नाम याद रखना है हमें, और साथ साथ याद रखना कि मध्य प्रदेश 7th पोजीशन पे रहा है। अगले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो होगा वो अक्टूबर में गोवा में किया जाएगा 2023 में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इन पुरस्कारों की जो घोषणा है वो हो चुकी है। 13 अक्टूबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय किशोर कुमार हैं इनका जो देहावसान हुआ था वो 13 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी दिन इनके जो सम्मान है ये दिया जाता है। वर्ष 1995 में किया गया था इसकी स्थापना, 96 में की गई थी, 97 में या 98 में। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वर्ष 1997 में की गई थी। डिटेल्स देख लेते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन सबसे पहली बात तो कहाँ किया जाता है? खंडवा में किया जाएगा, स्वाभाविक है। ठीक है। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय कुमार जो किशोर कुमार सम्मान है, इसमें 3 लोगों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2019 के लिए मुंबई के अशोक मिश्र को, 20 के लिए गीत लेखन में अमिताभ भट्टाचार्य को, और 21 में निर्देशन के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को, जिन्होंने कश्मीर फाइल मूवी बनाई थी। तो 21 का अवार्ड इनको दिया गया है। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिए जाते हैं, और इसका जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है या अलंकरण समारोह होता है वो खंडवा में होता है, जहाँ के किशोर कुमार थे।
शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 1997 से हुई। और पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और ये अभिनय, पटकथा, गीत लेखन, निर्देशन के जो क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उन्हीं के मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। क्योंकि किशोर कुमार जो थे वर्सटाइल एक्टर थे, साथ में उन्होंने राइटिंग पे भी काम किया है, मूवियाँ लिखी हैं, म्यूजिक डायरेक्शन किया है, एक्टिंग किया है, म्यूजिक का प्रोड्यूसर भी किया है। तो कुल मिलाकर के सारी खूबियाँ उनके अंदर रही हैं। बात करी जाए मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन और धार्मिक न्यास मंत्री कौन है? तो सुश्री उषा ठाकुर जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य प्रदेश पहली बार ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग राइफल और पिस्टल की जो चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी करेगा। मध्य प्रदेश पहली बार शूटिंग चैंपियनशिप की। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा, जबलपुर में किया जाएगा, ग्वालियर में किया जाएगा या भोपाल में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल होगा। क्योंकि शूटिंग चैंपियनशिप है तो जहां पर शूटिंग एकेडमी होगी वहीं पर इसका आयोजन होगा IISF का। मध्य प्रदेश इसका पहली बार मेजबानी कर रहा है और ये आयोजन 2023 में 20 से 31 मार्च के बीच होगा। और इसके लिए क्या है कि इसके लिए भोपाल का जो बिशन खेड़ी है वहाँ पे हमारे प्रदेश की राज्य शूटिंग एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पर सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। तो राज्य शूटिंग एकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है और इसका आयोजन नेक्स्ट ईयर होना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, MP की सबसे लंबी रेल सुरंग किन जिलों के बीच पर है? यानी किन 2 जिलों को ये जोड़ेगी? रीवा उमरिया को, रीवा सीधी को, रीवा शहडोल को या सतना सीधी को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MP की ये सबसे लंबी रेल सुरंग है, ये रीवा और सीधी को जोड़ेगी। एक छोटी सी दुर्घटना है जो यदि आपको याद हो, अभी इसी वर्ष 2022 में आप लोगों ने सीधी जिला में एक नहर पे बस के पलटने की घटना सुनी होगी। ठीक है, बस पलट गई थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। सुबह सुबह की ये घटना थी। तो ये जो घटना हुई थी वो इसी पूरे रूट पे हुई थी, सीधी से रीवा की ओर वो बस आ रही थी। तो ये जो सुरंग बन रही है उसी रूट के क्लियर करने के लिए बन रही, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो एक घाटी है उससे सारी की सारी बसें निकलती हैं, गाड़ियों का जो आवागमन होता है वो उस रूट को जोड़ता है। तो उसी की सुविधा के लिए इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद इसमें गति जो है, इसके कार की गति वो काफ़ी तेज हो गई है। और हमारे जो देश के रेल मिनिस्टर हैं करंट में, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल 3.34 किलोमीटर की है जो कि रीवा और सीधी को जोड़ेगी और ये कंप्लीट हो चुकी है। इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। ये 3.33 किलोमीटर की होगी और मीटर में बात करी जाए तो 333 मीटर की होगी। और ये रीवा के जो एक गोविंदगढ़ का नाम आप सभी ने सुना होगा। गोविंदगढ़ का एक तो तालाब है, दूसरा आमों के लिए ये फेमस है, आम का रिसर्च सेंटर यहाँ पर है। और वहीं से एक घाटी से को काट कर ये बनाई गई है टनल। और गोविंदगढ़ और दूसरी तरफ सीधी जिला का एक बघवार है, बघवार क्षेत्र, उसको जोड़ेगी। ठीक है, अब इसी के साथ साथ क्या होगा कि जो पश्चिमी मध्य रेलवे है, हमारा पश्चिमी रेलवे है, वहाँ पे एक रेलवे लाइन जो है रीवा सीधी सिंगरौली, ये भी जुड़ जाएगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस जल विद्युत परियोजना से विद्युत खरीदने के लिए सहमत होने के लगभग 3 दशक बाद, मतलब कुल मिलाकर के जो जल विद्युत सरकार खरीदने जा रही थी उसको 3 दशक बाद, 30 वर्षों के बाद इस अनुबंध को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। तो किसके साथ सरकार का अनुबंध रद्द हो गया है कि अब हम आपके साथ बिजली नहीं खरीदेंगे? चंबल घाटी परियोजना, जवाहर सागर बांध परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना या महेश्वर जल विद्युत परियोजना? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महेश्वर जल विद्युत परियोजना, जिसके साथ सरकार ने विद्युत खरीदने का जो उनका अनुबंध था वो उसको रद्द कर दिया है। अब उसका कारण है, कई कारण। एक तो पहली बात, इसका जो वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड था ये काफ़ी खराब था, अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार चल ही रहा था और 61 गाँव के जो जलमग्न हो गए थे, वहाँ पे डूब हो गई थी, उसके कारण भी कई कारण थे। तो बहुत सारे कारण, लेकिन हमें याद रखना महेश्वर के साथ सरकार ने अभी अनुबंध क्या किया, तोड़ा, महेश्वर जल विद्युत परियोजना है उसके साथ। कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था कि निम्न में से कौन उज्जैन का प्राचीन नाम नहीं है। यानी यहाँ पर दिए गए 3 नामों में से एक नाम ऐसा था जो उज्जैन का प्राचीन नाम नहीं है, अवंतिका का पुराना नाम नहीं है। बाकी के जो सभी नाम हैं उनका संबंध उज्जैनी से था। काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दिए हैं, उनमें से जो देवांशु सिंह थे, इनकी जो आंसर फॉर्मेटिंग थी वो मेरे को बहुत पसंद आई, हमें काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया था, साथ में थोड़ी सी जानकारी भी दी थी और ये भी बताया था कि जो चौथा नाम है वो कहाँ का है।
उसके अलावा बाकी का किशन सिंह का भी बढ़िया आंसर था, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया था और उनके आंसर में ऐसा नहीं कि कोई कमी थी, कोई कमी नहीं थी, काफ़ी डिटेल थी। और डिटेल्स मुझे पता है, हमें भी पता है, आपको भी मालूम होना चाहिए, जब हम कोई डिटेल सर्च करते हैं या आंसर सर्च करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती है क्योंकि उसको हम कई बार रीड करते हैं। तो आपकी धीरे धीरे इसमें काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करा करिए। बाकी के जो ब्रजेश मौहर हैं ये लगातार आंसर दे रहे हैं, अभी थोड़ी सी कमी रह गई है, आप सुधार करिए ब्रजेश, आपका भी आंसर जल्दी अच्छा हो जाएगा। सभी लोगों ने आंसर किया, एग्जाम गुरुजी की तरफ से उन्हें लाइक और हार्ट दे दिया गया है ताकि बाकी के लोगों को सुविधा हो कि राइट आंसर क्या है। तो इसमें से जो काकनाड़ है ये इसका राइट आंसर है, लेकिन ये उज्जैन का पुराना नाम नहीं है, ये सांची का है। ठीक है, ये सांची का पुरातन नाम है। इसके अलावा जो कनकश्रृंगा है, ये कनकश्रृंगा, कुमुदुती और कुशस्थली, आपको एक मजेदार जानकारी दे दें, ये जो तीनों के तीनों नाम है ये स्कंद पुराण से लिए गए हैं। ठीक है, स्कंद पुराण के जो अवंतिका खंड है स्कंद पुराण का, वहां से लिए गए हैं ये तीनों नाम। और कनकश्रृंगा का आपको पता होना चाहिए, इनको क्या है, ब्रह्मा जी ने, जो अवंतिका है आपको मालूम है कि बहुत ही पुरातन शहरों में, भारत के सबसे पुरातन शहरों में काशी, आपका उज्जैनी, मथुरा, इनके नामों की गिनती होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि ये बहुत कनक वर्ण, कनक सोने को भी बोला जाता है, तो उसके जैसे चमकती थी, इसलिए ब्रह्मा ने कहा इसका जो नाम रखा था वो कनकश्रृंगा रखा था। लेकिन बाद में जब बाणभट्ट और कालिदास आए तो इन्होंने भी क्या हुआ कि उस समय पे उत्सुंग करके, उत्सुंग प्रवास था, ठीक है, उत्सुंग प्रसाद था, तो वहाँ पे भी क्या था, काफ़ी सारे गोल्डन कलर का यूज किया जाता था, तो उन्होंने भी इसको कनकश्रृंगा, उज्जैनी को कनकश्रृंगा उसके कारण भी कहा है। और जो कुमुदुती है, कुमुदुती का मतलब ये होती है कुशस्थली, कुशस्थली का मतलब ये होता है आपका कुश, आप सभी जानते हो कुश किसको बोलते हैं, हमारे यहाँ कुशा को बोलते हैं। कुशा का जब आप आसन पूजा वगैरह करते हो तो आप कुशम बैठते हो, कुशा जो एक प्रकार की घास होती है उसके आसन होते हैं, उसको पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषि मुनियों का आना जाना बहुत रहा, ऋषि मुनि काफ़ी यहाँ पे आते थे और सभी यहाँ पे हमेशा बैठक लगी रहती थी उज्जैन में, कुछ को देव आराधना के लिए आते थे। तो वहाँ पर भी इन जो ब्रह्मा है उन्होंने इसे कुशस्थली कहा था, क्योंकि यहाँ पे ऋषियों का एक जमघट लगा रहता था। तो यानी कुश यानी इतनी पवित्र स्थल है कि जहाँ पे हमेशा ऋषियों का जमघट लगा रहता है। कुमुदुती जो है ये नाम जो रखा था, ये नाम लोमश ऋषि हैं उन्होंने रखा था, लोमश ऋषि ने रखा था। ठीक है, और कुमुदुती क्या होता है, ये जो कुमुद, कुमुद आपने कई महिलाओं के भी नाम होते, लड़कियों के भी नाम रखे जाते हैं कुमुद। कुमुद एक सफ़ेद रंग का फूल होता है जो कि तालाब में होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो पूरी उज्जैनी थी फूलों से आच्छादित रहती थी, चारों तरफ फल फूल बहुत सुंदर सुंदर होते थे, तो बहुत सारे तालाब थे, उनमें कुमुद के फूल क्या रहते थे, फूलते थे, कुमुद और कमल। तो जो लोमस ऋषि थे उन्हें यहाँ की सुंदरता ने मोहित किया और उन्होंने इसको रखा कुमुदुती, ये नाम रखे। तो ये तीनों नाम थे, थोड़ा सा डिटेल थी, आपने बता दी आपको, हमें इसकी डिटेल याद नहीं रखना है कि केवल जानकारी के लिए कि ये तीनों नाम उज्जैन के हैं, काकनाड़ सांची का है। लेकिन करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले के संतरे की पहचान अब सतपुड़ा ऑरेंज से होगी? मतलब मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां का संतरा काफी फेमस है, अब उस जिले को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाएगा। वो जिला कौन सा है? कटनी है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है या सिवनी है? ये हमने आपको मध्य प्रदेश का जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था MPPSC के 2021 एग्जाम के पहले प्री के, तो वहाँ पे इसको काफ़ी डिटेल में बताया था। आप सभी लोग इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। थोड़ी बहुत भी जानकारी उस जिले से संबंधित या इससे संबंधित है, संतरे से संबंधित, वो भी आप देंगे। जिसका राइट आंसर होगा एग्जाम गुरुजी उसको लाइक करेगा और साथ में हार्ट करेगा, ताकि आप सभी जान जाए कि इसका राइट आंसर क्या है। आंसर आप सभी को देना है। और यदि आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो थोड़ा सा समय निकाल के शेयर करना मत भूला करिए, शेयर करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और आपके यदि कोई सुझाव है या रिक्वायरमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, उसको हम अपने करंट अफेयर में सम्मिलित करेंगे। करंट अफेयर खत्म करने के पहले आपको छोटी जानकारी दे दें, एग्जाम गुरुजी में सेल चल रही है। आप यदि MPPSC की प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस हैं या व्यापम की परीक्षाओं को लेकर के फोकस्ड हैं, सारे एग्जाम आपके अगले आने वाले जून से पहले खत्म कर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग पढ़ाई जारी रखिए। फिर हमारी मुलाकात होती है कल के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।